दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 5 पेशकश मीरे कारवां। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सदफ की बात सुनने के बाद मुतहम्मल लहजे में कहा, बिलफर्ज अगर आप अपनी बिल्ली को किसी तरह समझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद 2 दर्जन भर जानवर को कौन समझाएगा। उन्होंने किसी सबब से डार्लिंग की आमद पर शदीद एहतजाज किया है, उनके रद्द अमल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर तो उन्हें समझाने की जरूरत है। मैंने कहा, डार्लिंग को नहीं, यह हमारे लिए मुमकिन नहीं। वो हतमी लहजे में बोला, इसलिए आपकी बिल्ली इस फ्लाइट से नहीं जा सकेगी। आप अपने बारे में 5 मिनट में फैसला कर लें। आप इस बिल्ली के बगैर जाना चाहते हैं या उसके साथ ही यहाँ रहना चाहते हैं। आप लोगों की वजह से दूसरे मुसाफिरों को कोफ्त उठाना पड़ रही है। मैंने ठोस अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ऑफिसर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे डार्लिंग से चंद बातें करने का मौका दिया जाए तो मैं इस पेचीदगी को हल कर लूंगा। मुझसे हदायत लेने के बाद जब वो लाइव स्टॉक कंटेनर में जाएगी तो वो सब ठीक हो जाएगा। कोई जानवर उसकी वजह से अनईजी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपके वादे पर कैसे एतबार कर लूं? मैं मिस्टर वजी के वादे की गारंटी देती हूँ, सदफ ने संजीदगी से कहा। सीएसओ ने चौंक कर सदफ को देखा और पूछा, कैसी गारंटी मिस? ये गारंटी कि मिस्टर वजी जैसा कह रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही होगा। आपकी इस वसूख को परखने का क्या तरीका हो सकता है? आपको मेरी जुबान पर यकीन करना होगा, मगर ये किस तरह मुमकिन है? मैं तो आपको नहीं जानता, वो उलझ कर बोला। सदफ ने बाएतमाद लहजे में कहा, इस सिलसिले में मैं आपको एक मोतबर जमानत दे सकती हूँ, एक शख्सी जमानत। किस शख्स की जमानत? ऑफिसर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। सदफ ने कहा, जुल्फकार जैदी साहब की जमानत। ओह, आपका इशारा कहीं एयरपोर्ट मैनेजर की तरफ तो नहीं? सीएसओ के चेहरे के तासरात में तब्दीली लाते हुए बोला, बिल्कुल मैं उन्हीं जुल्फकार जैदी साहब की बात कर रही हूँ। सदफ ने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जैदी साहब मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आपने सरमद बुहारी का नाम तो सुना होगा। मेरे पापा इस शहर के मारूफ सनतकार हैं। सदफ के इस ताज़ा तरीन इंकशाफ ने जहां मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था, वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी खासी हद तक मुतासर किया था। वो बदले हुए लहजे में बोला, अगर एयरपोर्ट मैनेजर आपके इतने क्लोज हैं तो फिर आपका मुतालबा पूरा करने में कोई मुज़ायका नहीं। सीएसओ ने कहा, लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि अगर डार्लिंग के दोबारा दाखिले पर किसी किस्म की कोई गड़बड़ हुई तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपको इसका हक है। मैंने कहा, अब आप जल्दी से डार्लिंग वाला केज जहां मंगवाएं या मुझे वहां ले जाकर उससे बात करने की इजाजत दें। सीएसओ की इस मामले में दिलचस्पी खासी बढ़ गई थी। उसने कहा, आप कहीं जाने की जहमत ना करें, मैं डार्लिंग का केज यहीं मंगवा लेता हूँ। फिर उसने मज़कूरा केज को अपने कमरे में लाने के अहकाम सादर कर दिए। इससे पहले उसने एयरपोर्ट मैनेजर से राब्ता करके सदफ के बयान की तस्दीक कर ली थी। जुल्फकार जैदी ने उसकी तसल्ली करवा दी तो वो हमें ठंडा गर्म पूछने पर मजबूर हो गया। उसकी ऑफर में कोई बनावट नहीं थी। मैंने उसकी पेशकश के जवाब में कहा, ऑफिसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमें जल्द अज जल्द फारिग कर दें ताकि हमारी वजह से दूसरे मुसाफिरों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है उसका खात्मा हो सके। मैं ये जुमले अदा करके फारिग ही हुआ था कि डार्लिंग वाले चोबी पिंजरे को वहां पहुंचा दिया गया। डार्लिंग मज़कूरा पिंजरे में बड़ी ही मासूम सूरत बनाए बैठी थी, सीएसओ समेत। उसे इस हालत में देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसकी वजह से लाइव स्टॉक कंटेनर में किसी किस्म का कोई हंगामा हुआ होगा। वो एक सुलह जो और पुरअमन बिल्ली दिखाई देती थी। चीफ ने दिलचस्प अमेज नजर से डार्लिंग को देखा और कहा, ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है। मैंने डार्लिंग वाले पिंजरे को अपने सामने मेज पर रखा और गहरी नजर से उसे घूरने लगा। चीफ ने कहा, यहाँ मेरी मौजूदगी से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अगर आप लोगों को प्राइवेसी की जरूरत हो तो मैं कुछ और बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने कतियत से कहा और दोबारा डार्लिंग की जाने मतवज्जा हो गया। मैं चंद सानिये उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीमे लहजे में कहा, डार्लिंग तुम पर रिसर्च तो मैं बाद में फुर्सत से करूंगा। मेरे अंदाज में बड़ी ही मानी हेजी थी। फिलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इस फ्लाइट के जरिए लाहौर जाऊं? क्योंकि फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ, इसी फ्लाइट से लाहौर पहुंच जाऊं। तुम्हारा क्या इरादा है? उसकी आंखों में ऐसे तासरात नमूदार हुए जैसे उसने मेरी बात को बड़ी ही वजाहत के साथ समझ लिया हो। वो मेरी तरफ देखते हुए शरारत अमेज अंदाज में हफीफ सा मुस्कुराई और जवाब में बोली, मैं आऊं। उसकी मुस्कुराहट को सीएसओ नहीं देख पाया था, ताहम इस किस्म के दिलचस्प मुकालमत से वो हैरान जरूर हो रहा था। मैंने बदस्तूर डार्लिंग को देखते हुए कहा, इस मियाऊं से काम नहीं चलेगा। मुझे हर सूरत में जल्द अज जल्द लाहौर पहुंचना है। मैं अपना रास्ता खोटा नहीं कर सकता।
अगर तुम्हारी वजह से गड़बड़ होती रही तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो? मियाऊं, वो एक अदा से बोली। मेरे साथ जाना चाहती हो? मियाऊं, वो एक ही तरह का रटा रटाया जवाब दे रही थी, मगर मैं उसकी मियाऊं मियाऊं को बखूबी समझ रहा था। इस रफाकत से मुझे अंदाजा होने लगा था कि उसकी कौन सी मियाऊं का मतलब हाँ है और किसका मतलब ना है। दोनों तरह की मियाऊं के वक्त उसके चेहरे के तासुरात में थोड़ा सा फर्क होता था और इस तसावत को सिर्फ मैं ही समझ सकता था। मैंने उसकी मियाऊं मियाऊं का मफहूम पाकर बड़ी संजीदगी से कहा, देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हुए तुम्हें अपने साथ लाहौर लेके जा रहा हूँ। तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम्हारी वजह से लाइव स्टॉक कंटेनर में किसी किस्म की बदनज़मी देखने में नहीं आएगी। वो वादा करते हुए बोली, मियाऊं। उसके बाद वो अगले पंजों पर मुंह रगड़ने लगी। मैंने सीएसओ की जानिब देखते हुए कहा, सर बात बन गई है, अब डार्लिंग के केज को लाइव स्टॉक कंटेनर में पहुंचवा दें, अब इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। उसने मोतजिब निगाह से मुझे देखा और बोला, मुझे शदीद हैरत हो रही है, आज तक मैंने इंसान और जानवर के दरमियान इस किस्म की मुकालमत नहीं देखी और ना ही कभी सुनी है। मैं सोच रहा हूँ। वो जरा रुक कर डार्लिंग को हैरान को नजर से देखने लगा, फिर ठहरी हुई आवाज में बोला, अगर अब लाइव स्टॉक कंटेनर में पहुंचकर डार्लिंग ने आपकी हिदायत पर अमल भी किया तो मेरी हैरत किस दर्जे पर जा पहुंचेगी। आप यकीन करें सर, ये मेरी हिदायत पर जरूर अमल करेगी। मैंने कहा, देख लेते हैं। उसने कहते हुए डार्लिंग वाले केज को लाइव स्टॉक कंटेनर में भिजवा दिया और फिर कहा कि इसको कंटेनर में रखने के बाद सिर्फ 3 मिनट तक देखा जाएगा और फैसला हो जाएगा। हम वापस डिपार्चर लॉन्ज में आ बैठे। सदफ ने तशवीशनाक लहजे में मुझसे पूछा, वजी, क्या तुम्हें यकीन है कि अब कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश नहीं आएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मैंने पूरे वसौक से कहा। क्या वो बिल्ली वाकई तुम्हारी बात को सुनती है? हाँ, ये हकीकत है। मैंने कहा, डार्लिंग एक हैरत अंगेज बिल्ली है। तुमने इसके बारे में पहले नहीं बताया, तुमने पूछा ही कब था? वो मेरे पास मौजूद इस जवाब पर थोड़ी सी झींप गई। हम नीचे आवाज में बातें कर रहे थे और वहां मौजूद दीगर मुसाफिरों में से अक्सर हमें ही देख रहे थे। हमारी वजह से फ्लाइट की रवानगी में चंद मिनट की ताहीर हो रही थी। वो बेजारी से हमारी जानब देखने में हक बजानब थे। मैंने सदफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुमने अपनी जहानत से सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है, वरना ये लोग तो मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी कर देते। तुम्हारे पापा के दोस्त जुल्फकार जैदी का हवाला खूब काम आया। वो हवाला ही क्या, जो वक्त पर काम ना आए। वो चहक कर बोली, तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। अंकल जैदी अगर आज मेरे काम ना आते तो पापा से बस दोस्ती का क्या फायदा। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, एक सवाल करूं, ठीक ठीक जवाब दोगी? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो संजीदगी से बोली। मैंने कहा कि जब पार्क में तुम मुझसे मिली थी तो मेरा हुलिया हासा मुख्तलिफ था। अब इस बदले हुए हुलिये में तुमने मुझे देखते ही कैसे पहचान लिया? मैंने तुम्हें देखते ही नहीं बल्कि थोड़ी मेहनत और गौर फिक्र के बाद पहचाना है। वो इंतहाई सादगी से बोली। कोई और सवाल? तुमने किस बरते पर मेरी जमानत दी है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या मतलब? वो उलझन ज़दा नजर से मुझे तकने लगी। मैंने कहा कि अगर डार्लिंग ने मेरी हदायत के मुताबिक अमल ना किया तो तुम्हारी सुबकी होगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल जुल्फकार जैदी की भी। तुमने एक अनजाने मामले में कदम रखकर गलती नहीं की। वो गंभीर लहजे में बोली। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे उम्मीद है बिल्ली तुम्हारे कहने पर जरूर अमल करेगी। बिलफर्ज महाल उसने अब भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो क्या किया जा सकता है? भाई, बिल्ली तो बहरहाल फिर बिल्ली है। एक जानवर से किसी भी किस्म के रवैये की तवक्का की जा सकती है। मैंने वो सांस लेने को रुकी, फिर बात जारी रखते हुए बोली, दरअसल तुम्हारी बिल्ली पर नहीं बल्कि तुम पर एतमाद करते हुए गारंटी दी है। उसकी बात खत्म हुई तो मैं बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर हो चुका था। मैंने उससे पूछा कि मुझ पर इस अंधे एतमाद की वजह। मैंने अंधा नहीं बल्कि आंखें खोलकर तुम पर एतमाद किया है, चाहे जैसे भी किया है। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मैंने कुरेद जारी रखी और कुरेद जारी रखते हुए कहा कि हमारी ये दूसरी सरसरी मुलाकात है, इतनी कम अरसे में किसी पर एतमाद। वो कथा कलामी करते हुए बोली, किसी पर भरोसा करने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है मिस्टर वजदान। मैं सटपटा कर रह गया। उसकी सुई वजदान पर अटक कर रह गई थी। मेरी अब तक की सारी वजाहतें, सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। मैं उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब ना हो सका कि मैं वजदान नहीं वजी हूँ। जब उसने मेरी इस बात का यकीन नहीं किया तो फिर ये भी नहीं माना होगा कि मैं कभी जयपुर या इंडिया नहीं गया। मैं किसी रानी रूपमती और ठाकर बानो सिंह को नहीं जानता और ये कि पिंक सिटी जयपुर के पंडितों और पुजारियों से मेरा कोई फड्डा नहीं रहा।
वो अपनी सोच और बयान पर साबित कदमी से जमी थी, और खतरनाक बात यह थी कि उसकी इस सोच और बयान में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। इस दौरान में वो बड़ी ही गहरी नजर से चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर उसने चुपते हुए लहजे में कहा, मुझे बहलाने के लिए कोई नया बहाना सोच रहे हो? तुम कोई बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें बहलाऊंगा। मैंने चिढ़कर कहा, और मुझे कोई नया या पुराना बहाना सोचने की जरूरत भी नहीं। तुम हाँ वजदान का राग अलाप रही हो। अगर तुम ये सब कुछ सोचे समझे किसी मंसूबे के तहत कर रही हो, तुम्हारा ये मंसूबा तुम्हें मुबारक हो। मैं आइंदा इस सिलसिले में कोई वजाहत करूंगा, ना ही कोई सफाई पेश करूंगा। चाहे तुम मेरी बातों पर यकीन करो या मुझे झूठा समझती रहो, इस बात से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे अंदाज में हफ्की, नाराजगी और बेजारगी की आमेजिश भी थी, ताहम मजमूई तौर पर मेरा लहजा काबिल एतराज या तकलीफ दे नहीं था। इस पूरी तकरीर में मैं सिर्फ तुम्हारी एक बात से इत्तफाक करती हूँ। मैं सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी बात? वो बोली, यही कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने पलक झपकने में उसके सरापा का जायजा लिया और मेरे सीने से गहरी सांस खारिज होकर रह गई। वो वाकई बच्ची नहीं थी। कोई बच्ची मेडिकल के आखिरी साल की स्टूडेंट कैसे हो सकती है? उसी वक्त डिपार्चर लाउंज में मौजूद मुसाफिरों को जहाज में ले जाने की कार्रवाई का आगाज हो गया। इस सरगर्मी का वाज़ेह मतलब यही था कि डार्लिंग ने इस मर्तबा कोई गड़बड़ नहीं की थी। मैंने एक इत्मीनान बख्श सांस लेते हुए फातिहाना नजर से सदफ की तरफ देखा। वो पुरएतमाद अंदाज से बोली, देखा तुम पर मेरा भरोसा कितना सच्चा निकला। डार्लिंग नामी उस बिल्ली ने तुम्हारी हदायत पर अमल किया है, वरना कोई और बदमज़गी या पेचीदगी सामने आती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और अपनी सफरी बैग का जायजा लेने लगा। मेरी ये संजीदगी उसे पसंद ना आई। सॉरी मिस्टर वजी, मेरी समाज से सदफ की आवाज टकराई। मैंने हाँ आपको वजी और वजदान के चक्कर में उलझा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक मरतबा फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। वजदान आपसे सिर्फ मिलता जुलता कोई और शख्स होगा, आप तो वजी हैं, सिर्फ वजी। मुझसे संगीन गलती हो गई। वो अपनी भरपूर अदाकारी से मुझे एक मरतबा फिर चक्कर देने का इरादा रखती थी। पहले इससे कोई संगीन गलती नहीं हुई थी, बल्कि गलती तो वो अब कर रही थी। उस गलती की चुगली उसका तर्जे तहातुब खा रहा था। वो फौरन तुमसे दोबारा आप पर आ गई थी। इस ज़हीन फतीन लड़की से बेतकल्फी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर मुझे अपना वजी वाला भरम कायम रखना था तो फिर सदफ से कन्नी काटना अजहर जरूरी था। कराची से लाहौर तक कमोबेश 80 मिनट की फ्लाइट थी। इस हिसाब से हमें मुकर्रर वक्त के मुताबिक 9:20 पर लैंड कर लेना चाहिए था, लेकिन डार्लिंग वाले मामले ने चंद मिनट की ताहीर कर दी थी। चुनाचे जहाज लगभग 9:45 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। मुख्तलिफ मराहल से गुजरकर हम एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए तो सदफ ने कहा, वजी तुम्हारे पास सवारी का बंदोबस्त है या तुम टैक्सी लोगे? कबीर शाह ने जिस होटल में मेरे लिए बुकिंग करवाई थी उसकी ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट पर मौजूद थी, लेकिन मैंने दानिस्ता उससे इस्तेफादा नहीं किया ताकि सदफ के कान न खड़े हों। मैं उसे अपने तय कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैं टैक्सी में घर जाऊंगा, मैंने कहा। वो जल्दी से बोली, फिर क्यों ना हम एक टैक्सी ले लें, मैं तुम्हें छोड़ते हुए अपने घर की तरफ चली जाऊंगी। वो निहायत ही अयारी का मुजाहरा कर रही थी। उस आफर के जरिए वो मेरा घर देखना चाहती थी। वो अपनी इस अमल से मेरे यकीन को पुख्ता करने का कोई मौका नहीं गंवा रही थी। मैं इस ठोस नतीजे पर पहुंचा कि वो मुझे वजी की हैसियत से किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। वो मुझे वजदान समझती है और यही समझती रहेगी। उसकी सोच पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती थी। वो चाहे मुझे कुछ भी समझती रहे। काबिल तवज्जो बात यह थी कि वो पंजे झाड़कर मेरे टो में लग गई थी। मैंने महसूस किया वो मेरी वजाहत को गलत और अपने दावे को सच करना चाहती थी, और इसे साबित करने में वो कोशिशां थी। उस पढ़ी लिखी मगर सरफरी लड़की को हैंडल करने में मुझे हाथ से दिक्कत का सामना हो रहा था। उसे पीछा छुड़ाना अब बहुत ही जरूरी हो गया था। मैंने इसकी चाल उसी पर लौटाते हुए कहा, यह भी हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ते हुए अपने घर की तरफ निकल जाऊं। तुम इस वक्त मेरे शहर में हो, गोया मेरी मेहमान हो। इतनी सी मेहमानदारी का हक तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने ऐसा मेजबान जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। वो मेरी आंखों में देखते हुए मानी हेज अंदाज में बोली, जो मेहमान की खातर मुदारत के लिए अपने घर की बजाय उसी के घर को इस्तेमाल कर रहा हो है। वो कंधे उचकाते हुए धीरे से मुस्कुराई और बोली, एज यू विश मिस्टर वजी। हम दोनों टैक्सी तक पहुंचे। सदफ ने मुझे बताया था कि उसके ननियाल लाहौर के एक पोश इलाके शादमान कॉलोनी में रहते हैं। उसने टैक्सी ड्राइवर को हदायत जारी करते हुए कहा, पहले शादमान जाना है, उसके बाद इचरा। फिर उसे मेरी जानब देखा और पूछा, वजी तुम इचरा में किस जगह जाओगे? मैंने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, सुल्तान अहमद रोड। ठीक है। वो टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखते हुए मतवज्जा होते हुए बोली, मुझे शादमान कॉलोनी के चाइना चौक पर ड्रॉप कर मिस्टर वजी को इचरा ले जाना।
ये सुल्तान अहमद रोड पर जहाँ कहे तुम इन्हें पहुंचा देना। टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के इलाके से निकलकर शादमान कॉलोनी की समत बढ़ने लगा। सुल्तान अहमद रोड का नाम मैंने बूटा सिंह के हवाले से मेरे जहन में नक्श था। वो बूटा सिंह इचरा में सुल्तान अहमद रोड पर ही रहता था। उस मर्दे वफा ने हशोनत सिंह से दोस्ती का हक अदा कर दिया था। मेरे वालिद साहब मरहूम की कीमती डायरी को वो बड़ी हिफाजत से अपने पास संभाले रखा, और जब लाहौर में मलिक नवाज अली के गुंडों ने उसका रुख किया तो वो इस राजदार डायरी को सीने से लगाए कराची पहुंच गया था। करोड़ों की मालियत के सोने का राज उस डायरी में रकम था। शायद बूटा सिंह उस डायरी को मुझ तक पहुंचाने के लिए अब तक जिंदा था। जिस रोज वो डायरी मेरी तहवील में आई उसी रात बूटा सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। वो मलिक नवाज अली के नमकखार मियां जाहिद हुसैन के बंदूक के हाथ लग गया था। डायरी की हिफाजत वाले जुर्म ने बूटा सिंह को दर्दनाक मौत के हवाले कर दिया था। मुझे उसकी मौत से दिली रंज हुआ था और बादजा मैंने उसका बदला भी ले लिया था। ये तमाम बातें सोचते ही मुझे अपने असाब में तनाव सा महसूस हुआ। मियां जाहिद हुसैन अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका था, ताहम उन जुर्मजादू का बावा आदम मलिक नवाज अली भी जिंदा था। ना सिर्फ जिंदा था बल्कि उसने मेरी रगे जां पर अपने खून आशाम दांत बिगाड़ दिए थे। साहिल अब या तब मैं उस तक पहुंचने वाली थी। मुझे न सिर्फ उसके कब्जे से साहिल को निकालना था बल्कि उससे बरसों का हिसाब भी करना था, वो हिसाब जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। मैं चौधरी नवाजिश के कर्ज में गर्दन तक डूबा हुआ था। उसके हरामी बाप ने मेरे दादा पर और खुद उसने मेरे बाप पर जो कर्ज चढ़ाया था वो तमाम का तमाम मैंने अदा करना था और सूद दर सूद अदा करना था। इस अदायगी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने मेरे सामने दो ही रास्ते खुले छोड़े थे। एक तरफ मुझे शुएब गौरी और उसकी तंजीम से निपटना था, उसका कला कमा करना था, मगर निहायत ही खामोशी और राजदारी के साथ। दूसरी जानब नवाजिश अली था। इस महाज पर मुझे बेदरेग और खुल्लम खुल्ला जंग करना थी, वो जंग जो मेरे दादा के वक्तों से जारी थी। ये जंग मरहलावार आगे बढ़ी थी और अब इसका ड्रॉप सीन होने वाला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि टैक्सी एक शानदार कोठी के सामने रुकी। चाइना टाउन शादमान कॉलोनी का बहुत ही खूबसूरत और दिलकश इलाका है। सरसब शादाब और उसके पहलू से एक नहर गुजरती है जिसके किनारों पर इस्तादा बुलंद और पस्त दरख्त सुबह खराम और ठंडी मीठी हवा में झूमते हैं। वो फिजा की फरहद आफरीनी को अपने तन मन में उठाकर मस्ती में बेहुद हरकतें करते हैं। उनकी शाखें और पत्ते एक दूसरे से बगलगीर होकर अटकेलियां करते हैं। पानी की महवे हराम सतह पर उनका अक्स बड़ा ही दिल फरेब मंजर पेश करता है। यूं महसूस होता है जैसे वो दरख्त हवा में न झूम रहे हों बल्कि नहर के पानी में अपने हुस्न का नजारा कर रहे हों। सदफ ने टैक्सी ड्राइवर को अदायगी के लिए परस की जानिब हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे इस हरकत से रोकते हुए कहा, मेहमान को ये जेब नहीं देता जो तुम करने का इरादा रखती हो। उसका हाथ रुक गया, फिर उसने मेरी जानिब शिकस्त होरदा नजर से देखते हुए कहा, ठीक है, अपनी मंजिल पर पहुंचकर टैक्सी ड्राइवर से तुम खुद ही निपटना। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद उसने मुझसे पूछा, आइंदा तुमसे राब्ता कैसे होगा वजी? मैंने तो तुम्हारा घर भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा, मैंने तो तुम्हारा ठिकाना देख लिया ना, मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। वैसे तुम एहतियातन यहाँ का फोन नंबर भी दे दो, मुमकिन है किसी वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। बड़े बड़े अफसरों से तुम्हारे बहुत अच्छे मुरासम हैं। मेरा इशारा कराची एयरपोर्ट वाले वाक़े की तरफ था। सदफ के पापा सरमद मुहारी के दोस्त और एयरपोर्ट मैनेजर जुल्फकार जैदी ने वाकई डार्लिंग वाले मामले में हमसे बहुत तावन किया था। मैं हफ्ता 10 दिन ही यहाँ क्याम करूंगी। सदफ ने डार्लिंग की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, उसके बाद अगर यहाँ से मैं चली जाऊं तो राब्ता कराची में करना, मैं कराची में मिलूंगी, तुम वहाँ का फ़ोन नंबर भी नोट कर लो। फिर उसने मुझे दोनों मकामात के फ़ोन नंबर्स लिखवा दिए और डार्लिंग से मुहातिब होते हुए बोली, प्यारी बिल्ली, अब ऊदम वाली कोई हरकत ना करना, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, सी यू। वो डार्लिंग की तरफ देखते हुए ये अल्फाज अदा कर रही थी, लेकिन वो वाज़े तौर पर मैं महसूस कर रहा था कि वो मुझे सुनाने के लिए वो कलमात दोहरा रही थी। उसने मुझे अपने ननियाल में थोड़ा वक्त गुजारने की पेशकश भी की थी, लेकिन मैंने माजरत पेश कर दी। वो मुझे अल्लाह हाफिज कहते हुए टैक्सी से उतर गई थी तो वो मेरे कहने पर टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यकीनी तौर पर वो इचरा की समझ सफर कर रहा था। मैं लाहौर पहली मर्तबा आया था और यहाँ के बारे में मेरी मालूमात बिल्कुल ही सिफर थी। जब ड्राइवर ने लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय कर लिया तो मैंने उससे पूछा, टैक्सी को माल रोड की तरफ मोड़ लो। फिर मैंने उसे अपने मतलूबा होटल का नाम भी बता दिया। कबीर शाह ने जिस होटल में मेरे लिए सूट बुक करवाया था वो माल रोड यानी शाहराह कायदे आजम पर वाक़या था।
ये होटल खासा मारूफ था। मेरा सूट इस होटल की दूसरी मंजिल पर था और इसका नंबर 208 था। इस सूट में एक बेडरूम, एक सिटिंग रूम के अलावा दीगर तमाम सहूलियात भी मौजूद थी। ये मालूमात कबीर शाह ने मुझे पहले से ही फराहम कर दी थी। ड्राइवर ने मेरी हदायत पर टैक्सी का रुख तो मोड़ लिया, लेकिन ये पूछे बगैर न रह सका। साहब, आपको तो इछड़ा जाना था, सुल्तान अहमद रोड पर। अब मुझे माल रोड जाना है, अपने होटल। मैंने संजीदगी से कहा, तुम इछड़ा विछड़ा को जहन से निकाल दो। उसके चेहरे पर मुझे तजब्जुब के असर नजर आए। मैंने पूछा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? वो साहब जी, वो तामुल करते हुए बोला, बात यह है कि माल रोड का फासला इछरा की निस्बत। मैंने जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसकी बात काट दी और कहा, ठीक है, तुम फासले की परवाह न करो, मैं तुम्हें ज्यादा किराया दे दूंगा। इस बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो मुतमईन अंदाज में लाहौर की शफाफ सड़कों पर टैक्सी दौड़ाने लगा। जब मैंने मज़कूरा होटल पहुंचकर अपने सूट में कदम रखा तो मेरी रेस्ट वॉच 11:30 का वक्त बता रही थी। मैं कोई लंबी फजाई मुसाफत तय करके यहाँ नहीं पहुंचा था, लेकिन थकन का सवाल पैदा होता था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा पूरा जिस्म थकान से चूर चूर था और आंखों में शदीद किस्म की जलन भी हो रही थी, जिसकी वजह यह थी कि गुज़श्ता सारी रात में बेहद मसरूफ रहा था और मुझे एक लम्हे को भी आराम का मौका नहीं मिला था। नींद लेना तो दूर की बात है, उस रात पैदर पे ऐसे हंगामा हेज हालात पेश आए कि मुझे मारा मारी से फुर्सत न मिली। और इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि एक भरपूर नींद के लिए जूतों समेत बिस्तर में घुस जाऊं और जब तक मेरा दिल फूल जैसा हल्का न हो जाए आंखें खोलने का तकल्लुफ न करूं। मगर फौरी तौर पर इस ख्वाहिश की तकमील मुमकिन नहीं थी। इससे पहले चंद एक अहम काम निपटाना जरूरी थे। मैंने वॉशरूम जाकर खुद को फ्रेश किया और थोड़ा इजी होने के बाद कराची फोन घुमाया। होटल में क़याम की वजह से जाहिर है कि ये फोन इस होटल के तवस्सुत से ही किया गया था। मैंने सबसे पहले जहांगीर से राब्ता कायम करने की कोशिश की। गुज़श्ता शब मैंने उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर डाली थी, जिसके नतीजे में हमारी दोस्ती वजूद में आई थी और उसका बाया शाना जोड़ से हासा मुतासिर हुआ था और ऊपर के सामने वाला एक दांत भी जड़ से उखड़ गया था और मेरे दिलदार हंजर ने उसकी गर्दन पर मुतद्दद मोहलक कट्स लगाए थे। उसके किए कि फिलहाल इतनी सजा काफी थी, बाकी सजा वो मरहलावार मुझसे दोस्ती निभाकर काट लेता। तीसरी या चौथी घंटी पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया था। मैंने ईयरपीस में जहांगीर की इंतहाई मुख्तात हेलो सुनी। उसकी आवाज में बेपनाह खौफ और तरद्दुद पाया जाता था। हेलो जहांगीर, ये मैं हूँ वजदान, मैंने तेज आवाज में कहा। अच्छा तुम हो? उसके मुंह से इत्मीनान भरी आवाज बरामद हुई। क्या तुम लाहौर पहुंच गए या अभी भी कराची में मौजूद हो? मैं इस वक्त लाहौर से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। ओह, वो तवील सांस खींच कर रह गया। क्या बात है जहांगीर, तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो? कुछ नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। मैंने पूछा, आखिर क्या बात है? तुम्हारी घबराहट का सबब क्या है? वजदान, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मैंने पूछा। फवाद हाथ से निकल गया है। ये कैसे हो गया भाई? वो तो तुम्हारे फ्लैट में बेहोश पड़ा था। हाँ वजदान, वो बेहोश पड़ा था, वो तायदी अंदाज में बोला, लेकिन पता नहीं कि उसकी बेहोशी कब खत्म हुई और वो किस वक्त फ्लैट से निकल गया। मैंने उलझनज़दा लहजे में कहा, तुम ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे फ्लैट से रुखसत हुआ तो फवाद बेडरूम के फर्श पर बेसुध पड़ा था। ड्राइंग रूम वाली मीटिंग के दौरान में तो हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि हमारे जाते ही तुम फवाद का ऐसा बंदोबस्त कर दोगे कि वो तुम्हारे पास से सलीम वास्ती के सामने जुबान खोलने के काबिल नहीं रहेगा। क्या तुमने इस सिलसिले में कोई गफलत बरती थी? तुम ठीक कह रहे हो वजदान, वो सहमे हुए अंदाज में बोला। मैं शदीद किस्म की गफलत का मुर्तकिब हो चुका हूँ और अब 101% इम्कान इस बात का है कि फवाद यहाँ से निकलने के बाद बात से राब्ता कर चुका होगा या करने ही वाला है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मुझे महसूस हो रहा है वजदान, जैसे मेरा वक्त पूरा हो गया है। मौत अब तब में मुझे अपने खूनी जबड़ों में दबोचने वाली है। मैं सख्त खौफजदा हूँ वजदान, तुमसे मुझे दुश्मनी रास आई है और ना ही दोस्ती फल लाने वाली है। वो खौफ और घबराहट के बायस बेरब्त बातें कर रहा था। मैंने लगभग 4 बजे उसके फ्लैट को हैदराबाद कहा था। इस बात को अब तक 7 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। इस तनाज़ुर में मैंने जहांगीर से सवाल किया, फवाद कितने बजे वहां से गायब हुआ था? 5 और 6 बजे के दरमियान, उसने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। तुम इस दौरान क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। तुमने थोड़ी देर पहले अपनी किस गफलत का जिक्र किया था? वो तामुल करते हुए बोला, वजदान, मैं तुम्हें दिल में अपना सच्चा दोस्त तस्लीम कर चुका हूँ, इसलिए तुमसे किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करूंगा। उसे यहाँ तक पहुंचकर एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए बताने लगा,
मेरी इस गफलत का ताल्लुक ताबिंदा से है, वही काल गर्ल जिसे तुमने बाथरूम में बंद रहने का हुक्म दिया था। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी। ताहम वजाहत की खातिर मैंने पूछा, ताबिंदा बीच में कहाँ से आ गई? उसे बताया जब तुम दोनों यहाँ से रुखसत हो गए तो उसी वक्त ताबिंदा बाथरूम से निकल आई। शायद उसने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली थी। तुम्हारे जाते ही उसने खुद को महफूज समझा और तुम्हारी इजाजत के बगैर वो बाथरूम से बाहर आ गई। और उस वक्त मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। उसने एक बोझल सांस खारिज की और सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए बोला, वो हराफा उस वक्त मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन और संगीन नजर आ रही थी। हम उसे 2000 रुपए के एवज रात भर के लिए अपने फ्लैट में लाए थे। रकम की अदायगी पेश की उसके एजेंट को हम कर चुके थे। तबिंदा फौरी तौर पर वहां से जाना चाहती थी। वो चली जाती तो हमारे 2000 भी साथ ही चले जाते। तबिंदा की सरापा में ऐसा खुमार था कि मैं बेहुद हो गया। फवाद वाले इंतहाई अहम मामले को भूलकर मैं तबिंदा को दूसरे कमरे में ले गया और उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ एक ही भूत सवार था और ये कहकर मुझे अपने 2000 रुपये डूबने से बचाना है। उस रकम की एक एक पाई तबिंदा से वसूल करना है। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए बोला, उसके बाद क्या हुआ होगा तुम बखूबी अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा तो मैं लगा चुका हूँ जहांगीर, मैंने उसकी अक्ल पर मातम करते हुए कहा। हवस ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी दबीज पट्टी बांध दी थी कि तुम अपने 2000 पूरे करने के चक्कर में नहायत ही कीमती आदमी फवाद को गंवा बैठे हो। वो तुम्हारी इस गफलताना मसरूफियत से फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गया। ये 2000 रुपये वसूल करके तुमने अपनी मौत की दावत दी है। जहांगीर, वो हमारी इंतहाई गुफ्तगू सुन चुका है और इब्तदाई गुफ्तगू भी। तुमने जो मुझे वजदान की हैसियत से और मैंने तुम्हें गरे पेचारों के हवाले से शनाख्त कर लिया था और फिर हमारे दरमियान किसी यहूदी लाबी और CFK के बाहमी राब्ते और ताल्लुक पर भी जो मुकालमे बाजी हुई थी, फवाद ने सलीम वास्ती के इस वाक़े से बाहबर कर दिया होगा और उसने बिग बॉस शुएब गौरी तक ये सारी इतला पहुंचा दी होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि शुएब गौरी मेरी इस कार्रवाई और आइंदा अज़ाम से पूरी तरह आगाह हो चुका है। लिहाजा मैंने पुरसोच अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया और थोड़े तवक्कुफ के बाद गंभीर आवाज में बोला, अब मुझे शुएब गौरी की जानिब से मुहतात रहते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। जहांगीर, तुम्हारी जरा सी जज्बाती भूल और नफसानी ख्वाहिश ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। बताओ मैं इस सिलसिले में अब क्या कर सकता हूँ। वजदान, तुम और एक बहुत ही बातदब्बर इंसान हो। वो लजाजत अमीज लहजे में बोला, खुदा के लिए मुझे बिग बॉस के अताब से बचा लो, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। उसका गिड़गड़ाना सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सख्त अंदाज एख्तियार करते हुए कहा, अगर तुम अपने दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हो तो अब तक इस फ्लैट में बैठे क्या कर रहे हो। फवाद 6 बजे का वहां से निकल गया है और अब 11:30 बज चुके हैं। मौत किसी भी लम्हे तुम्हें अपने नकीले पंजों में दबोच लेगी। क्या तुम भयानक और हसरत नाक मौत का इंतजार कर रहे हो। उसकी सरासीमा आवाज में मैंने महसूस कर लिया था कि उसने मेरी बात के एहतमाम पर एक खौफनाक झुरझुरी ली हो। ईयर पीस में उसकी डरी सहमी आवाज उभरी, वजदान, तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। ऊपर खुदा है और नीचे तुम दोनों के सिवा मेरा कोई सहारा और आसरा नहीं। मैंने कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेरी हदायत पर अमल करो, इंशाल्लाह नतीजा तुम्हारे हक में बरामद होगा। तुम मुझे हुक्म दो कि मैं क्या करूं। तुम्हें फौरी तौर पर इस मनहूस फ्लैट को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। वो फरमाबरदारी से बोला, बताएं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँ। मैंने उसे मिनहास बाकर के दफ्तर का पता समझा और कहा कि जब तक मैं वहाँ फोन करके तुम्हारे बारे में आसानियाँ फराहम न कर दूँ तुम उस दफ्तर से हिलना भी नहीं, और ये फैसला बाद में करेंगे कि उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है। ओके वजदान, मैं तुम्हारा ये एहसान भी जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम ये बात कहकर उस दोस्ती की तौहीन कर रहे हो जो हमारे दरमियान कायम हो चुकी है। मैंने बरहमी से कहा, दोस्तों पर एहसान नहीं किया जाता बल्कि उनकी कामाना फर्ज अव्वलीन होता है। वो माजरत खाना अंदाज में बोला, मैं आइंदा इस बात को ख्याल रखूंगा। फोन बंद करने से पहले मैंने उससे चंद एक जरूरी सवाल किए। मैंने कहा कि आज सुबह तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे बयान के मुताबिक पाकिस्तान के एक दोस्त यूरोपीय मुल्क का सफीर मिस्टर जिम ब्राउन कराची पहुंचने वाला था। उसके जहाज ने ठीक 10 बजे लैंड करना था और होटल पहुंचने से कबल ही CFK के 2 दहशतगर्दों ने मेहमान सफीर को नर्सरी के मुकाम पर कातलाना हमले के बाद मौत के घाट उतारना था। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन रिपोर्ट क्या है। कातलों ने तुम्हारे फ्लैट पर पनाह लेना थी, क्या वो तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। जहांगीर की अब तक की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया था कि वो इस वक्त फ्लैट में बिल्कुल तन्हा अकेला था। अगर वो अकेला था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि नर्सरी वाले ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो गई थी और वो दोनों कातिल जहांगीर के पास पहुंचने से कासर रहे थे। 10 घंटे भी गुजर चुके थे।
जहांगीर ने मेरे सवालात के जवाबात में बताया कि इस सिलसिले में मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। नजीबुल्लाह और सिराज अहमद ने जिम ब्राउन को मौत के घाट उतारने के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरकर ठीक 10:30 बजे मेरे पास आना था, लेकिन अभी तक न वो आए हैं और न ही ऊपर से किसी किस्म के अहकाम। लगता है कोई लंबी ही गड़बड़ हो गई है। हाँ, लगता तो यही है, मैंने पुरहयाल अंदाज में कहा। जितनी लंबी गड़बड़ हो चुकी है उससे भी कहीं ज्यादा तवील और अरीज गड़बड़ होने वाली है। लिहाजा तुम फिलफौर इस फ्लैट से निकलकर मेरे बताए हुए मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करो। मैं बाद में फिर किसी वक्त तुमसे राब्ता करूंगा। 5 मिनट के वक्फे से मैंने दूसरा फोन मिन्हास बाकर को किया। उस वक्त मेरी रिस्ट वॉच 11:50 बजा रही थी। मिन्हास से फौरन राब्ता हो गया क्योंकि वो दफ्तर ही में मौजूद था। मेरी आवाज सुनते ही वो जोशीले लहजे में बोला, वजदान, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिम ब्राउन का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। राइट, यू आर राइट, वो अपने जोश के जुबाते हुए बोला। तफसीलात बड़ी ही सनसनीखेज है। मैंने मुतवक्का कातलों को गिरफ्तार करवा दिया है। हमसे मुराद तुम हमारी पुलिस है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मुबारक हो मिन्हास बाकर। आपकी जुबानी इस कामयाबी की तफसील सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद जहांगीर आपके दफ्तर में पहुंचने वाला है। उसकी जान को सख्त खतरा है। आप उसे पनाह देंगे और उसकी हिफाजत का भी बंदोबस्त आप ही के जिम्मे है। उसके बारे में तफसीली बात बाद में होगी। फिलहाल आप जहन में ये बात रखें कि जहांगीर की हैसियत मेरे एक दोस्त की सी है। तुम जहांगीर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ वजदान, वो तसल्ली अमीज लहजे में बोला। उसकी हिफाजत और निगहदाश्त अब मेरे जिम्मे है। वो तुम्हारा दोस्त है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने मुतमईन होने के बाद कहा, ठीक है मिन्हास साहब, अब आप मुझे सफीर मिस्टर जिम ब्राउन के बारे में बताएं। वो बताने लगा, तुम्हारी फराहम करदा इत्तलात ने मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। कोई और शख्स अगर मुझे इस बारे में बताता तो मैं इस बात पर ध्यान न देता, मगर तुम्हारी तो बात ही दूसरी है। मैं तुम पर आंखें बंद करके एतमाद करने लगा हूँ वजदान। ये आपकी मोहब्बत है मिन्हास साहब, मैंने उसके खामोश होते हुए कहा। वो बोला, महकमा पुलिस के एक DSP खुर्शीद शाह से मेरे दोस्ताना मरासम है। खुर्शीद एक ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसर है। तुम्हारे जाते ही मैंने खुर्शीद को फोन किया और उसे ताज़ा तरीन मुतवक्का पेश आमदा सूरत हाल के बारे में बताया। उसने फोन पर बात करना मुनासिब न समझा और फौरन मुझसे मिलने चला आया। खुर्शीद शाह जिम ब्राउन की आमद से आगाह था और हुस्ने इत्तेफाक देखो वजदान कि खुर्शीद शाह प्रोटोकॉल के उस दस्ते में शामिल था जो सफीर जिम ब्राउन के साथ एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने वाला था। खुर्शीद शाह ने पहले ही फुर्सत में अपने आला ऑफिसर से राब्ते किए और 1 घंटे के अंदर अंदर मेहमान यूरोपीय सफीर की हिफाजत और मुतबादल आराम का बंदोबस्त कर लिया गया। मुतबादल क़याम, मैंने हैरत से दोहराया। उसने बताया कि हाँ वजदान, आला ओहदे पर फाइज जिम्मेदार अफराद ने आपस में हंगामी मीटिंग की और ये तय पाया कि मेहमान सफीर को उसकी तयशुदा क़याम की बजाय कहीं और पहुंचाया जाएगा। इस मकसद के लिए एयरपोर्ट का इंतखाब किया गया और होटल एयरपोर्ट भी नहायत ही राजदारी के साथ वहां मेहमान सफीर जिम ब्राउन को ठहराने के इंतजाम कर दिए गए। मज़कूरा होटल एयरपोर्ट से चंद ही कदमों की दूरी पर है, लिहाजा जिम ब्राउन को बाहिफाजत वहां पहुंचा दिया गया। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका तो फिर मैंने पूछा, मिन्हास साहब, आपने बताया है कि मुतवक्का कातलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग किस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ गए? उन्होंने तो नर्सरी के करीब घात लगाकर जिम ब्राउन को शिकार करना था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वजदान, वो तईद करते हुए बोले। मेहमान को बाहिफाजत होटल एयरपोर्ट पहुंचाने के साथ ये प्रोग्राम भी तय पाया था कि मुल्क दुश्मन मुतवक्का कातलों को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। इस मकसद के हसूल की खातिर नर्सरी के पौधे के इलाके को सादा लिबास पुलिस वालों ने अपनी निगाह में रख लिया था। खासतौर पर लाल कोठी से लेकर गोरा कब्रिस्तान का शहर फैसल के दोनों जानब चुकन्ना नजर रखने वाले मुसल्ला पुलिस एहलकार मुतय्यन कर दिए गए थे ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत पर वो फौरन अकाब की मानद झपट्टा मारकर मुश्तबा अफराद को अपनी गिरफ्त में ले लें। मिन्हास बाकर के बयान में हासा जोश व खरोश पाया जाता था। कामयाबी और नाकामयाबी एक इंतहाई जज्बाती और हसास मामला होता है। इसमें इंसान को खुद पर एहतियार नहीं रहता। बाज़ औक़ात किसी खुशी के मौके पर फितरत जज्बात से इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं और कभी गम की सूरत हाल में आंख से एक कतरा नहीं टपकता। खुशी और गम और कामयाबी और नाकामी इंसान को बेख्तियार कर देती हैं। मिन्हास बाकर भी इस वक्त कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।